मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास की बात की तो हम लोगों ने पिछली क्लास में मुख्यतः तुगलक और सैयदों की बात की। इसमें से प्रमुख तुगलक ही थे और जब हम लोगों ने तुगलकों की बात की तो उसमें तुगलक शासन काल के दौरान या तुगलकों में महत्वपूर्ण शासकों में पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरे मुहम्मद बिन तुगलक, तीसरे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये तीन और इन तीनों के हम लोगों ने कार्यों को भी देखा। ये देखा कि खिलजी वंश के समय जो एक शासन कठोरता पर आधारित होता था, जैसे ही तुगलक वंश की स्थापना होती है गयासुद्दीन तुगलक ने उसमें परिवर्तन किया और शासन व्यवस्था में अंतर क्या हो गया कि जो कठोरता होती थी कि मांस निकाल लेना, मृत्युदंड दे देना, थोड़ी सी गलती के लिए, थोड़े से गलत कार्य के लिए मृत्युदंड की सजा सिरे, उसमें इन्होंने परिवर्तन करके थोड़ी सी उदारता लाई और इनके इसी नीति को मध्यवर्ती नीति कहा गया, ठीक। या इसी नीति को इन्होंने रस्मो मियान की नीति कहा, ठीक है। यही शासक थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले नहरों का उत्खनन करवाया, ठीक है। फिर एक दुर्घटना निजामुद्दीन औलिया से भी इनके संबंध खराब ही रहे। अंत में पैसे के लेन देन को लेकर के बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि यहां तक कि इन्होंने ये कह दिया निजामुद्दीन औलिया से कि बंगाल से वापस लौटने तक यदि राजकोष में खुसरो शाह के द्वारा लिया गया पैसा तुमने अदा नहीं किया तो फिर अच्छा नहीं होगा। प्रत्युत्तर में निजामुद्दीन औलिया ने यही कहा, हनूज दिल्ली दूरस्थ। इनके दिल्ली पहुंचने से पहले ही निजामुद्दीन औलिया चल बसे। अब लाश से तो आप पैसा लेंगे नहीं, पहली चीज। दूसरा, और खुद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुंच ही नहीं पाए। दिल्ली से पहले अफगानपुर में कड़ा के पास ही था। अफगानपुर में बंगाल में जीते गए हाथियों की प्रदर्शनी लगाई गई, एक लकड़ी का महल बनवाया गया। प्रदर्शनी के दौरान ही किसी हाथी ने लकड़ी के महल के किसी एक भंडे पर ठोकर मारी, जिससे पूरा का पूरा महल भरभरा करके गिर गया। कहते हैं उन लकड़ी के भंडों के नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। क्योंकि ये घटना फरवरी की है। बर्नी ये कहते हैं कि यह जो भी घटना हुई वो बिजली गिरने से हुई थी। तो समस्या यह है कि फरवरी के महीने में जिस क्षेत्र की ये बात कर रहे हैं कि यहां ये घटना हुई, वहां बिजली नहीं गिरती। तो अगर बिजली नहीं गिरती तो फिर समस्या कैसे? तो उसमें यह कहा गया कि नहीं, ये तो पूरा बाद के इतिहासकार जो है उन्होंने ये कहा कि बर्नी का कथन एकदम झूठ है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऐसा लिखने पर, सच बात लिखने पर उसकी भी हत्या न करवा दे या मिटी, इसलिए उन्होंने झूठ लिखा। इस पूरी हत्याकांड की जिम्मेदारी मुहम्मद बिन तुगलक के ऊपर डाली जाती है, क्योंकि 40 साल से ऊपर ये हो चुके थे मुहम्मद बिन तुगलक। इन्हें भी सत्ता प्राप्त करने की जल्दी थी, इसलिए इसने षड्यंत्र किया। क्योंकि पश्चिम में भी तर्क देते हैं लोग, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उस लकड़ी के महल को बनाया था, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मुहम्मद बिन तुगलक ने उस वास्तुकार को महत्वपूर्ण पद पर बैठाया, यानी पारितोषिक दी। ऐसा तो नहीं होता कभी पिता के हत्यारे को, उसकी गलती रही हो या ना रही हो, उसे और बड़ा पद तो कभी नहीं दिया जाता। इसलिए इनके ऊपर संदेह। फिर हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को देखते हैं। इनकी जो योजनाएं थी, इन योजनाओं में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन, दोआब में कर वृद्धि, खुरासान अभियान, कराची अभियान, ये सारी चीजें आई, ठीक है। ये इनकी योजनाएं, जो सभी योजनाएं असफल होती हैं। इन्हीं के शासनकाल में हम लोग ये देखते हैं कि कैसे
दक्षिण भारत पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है। पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय में 4 राज्य, राजा रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, बीरबल थर्ड और वीरपांड्य, ठीक है, ये 4 शासक, इनको पराजित किया गया, इन्हें विजिट किया गया, सबको सल्तनत में मिलाया गया। लेकिन एमबीटी के द्वितीय चरण में, प्रथम चरण में विजयनगर और द्वितीय चरण में बहबनी, ये दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। विजयनगर 1336, बहमनी 1347, विजयनगर हरिहर और बुक्का, उसके बहमन शाह अलाउद्दीन बहमन शाह, इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। कहते हैं सल्तनत से काफी क्षेत्र विद्रोह के परिणाम स्वरूप निकल गया, लेकिन जिन क्षेत्रों में उस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक गया, वहां उसने विद्रोह दबाया नहीं। अंततः ठट्टा अभियान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो बर्निए कहते हैं जनता को सुल्तान से और सुल्तान को जनता से मुक्ति मिली। इब्न बतूता भी मोरक्को का यात्री, अफ्रीका मोरक्को का यात्री इब्न बतूता इन्हीं के दरबार में आया। उसे 1342 में चीन भेजा इन्होंने, उसे दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया, बड़ा सम्मान किया, क्योंकि एमबीटी ने धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति में धर्म का प्रवेश नहीं होने दिया। लेकिन बाद में जब देखा उसकी योजनाएं क्या सफल होती, तो उसको लगा कि चूंकि हम धर्म को बहुत ज्यादा नहीं मानते, तार्किक काम करते, इसलिए ऐसा कुछ है, इसलिए द्वितीय चरण में उसने धर्म को भी तवज्जो दी है कुछ न कुछ, ठीक है, ये चीजें। फिर फिरोज शाह तुगलक की जब हम लोग बात करते हैं तो इनकी कल्याणकारी योजनाएं, लेकिन इन कल्याणकारी योजनाओं में इनके कुछ कार्य ऐसे थे जिन्होंने सल्तनत के साम्राज्य को या तुगलक वंश के पतन की आधारशिला रखी थी। क्योंकि सेना का वंशानुकरण कर देना, वंशानुगत कर देना, सेना में भ्रष्टाचार को पनपने देना, 1,80,000 दासों को अपने आसपास जमा कर लेना, सैनिक विजय नहीं करना, या खुद सैनिक रूप से अयोग्य रहे होंगे, कुछ भी रहा हो, ये सारी चीजें कहीं न कहीं फिरोज शाह तुगलक के लिए दिक्कत पैदा करती हैं। और फिरोज शाह की डेथ होने के बाद इनके वंश का शीघ्र ही पतन भी हो सकता है। ठीक, फिर सैयद वंश में 4 शासक, उनके विषय पूछा जाता है। आज हम लोग बात करते हैं लोदियों की से, ठीक है, एक लोदी वंश जिसे हम प्रथम अफगान वंश की बात करते हैं। लोदी वंश 1451 to 1526, 1451 से 1526 के बीच में लोदी वंश के 3 शासकों ने शासन किया। अब इन शासकों में कौन कौन? हाँ, इस लोदी के इस टाइम पीरियड को हम प्रथम अफगान वंश भी कहते हैं, क्योंकि इस वंश के बाद कुछ समय के लिए मुगल आते हैं। फिर मुगलों के ही हुमायूं के पीरियड में 15 सालों के लिए द्वितीय अफगान वंश की स्थापना शेर शाह सूरी के द्वारा होती है। ठीक है, अफगानिस्तानी थे या अफगान थे। इनकी सबसे पहले जब हम लोग सल्तनत काल के सेना में नियुक्ति देखते हैं तो वो है नासिरुद्दीन महमूद के समय। कौन से नासिरुद्दीन महमूद? शासक तो कई हो गए। 1246 से 1265 पर इल्तुतमिश के वंशज। नासिरुद्दीन महमूद के समय यह देखते हैं कि सेना में अफगानों का प्रवेश प्रारंभ होता है। फिर बलबन के समय उन्होंने देखा कि मंगोल आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने कतार खड़ी, किलों की कतार बनवाई और प्रत्येक किलो में लगभग 10-10 हजार अफगान सैनिकों की नियुक्ति की मंगोल आक्रमण से निपटने। तो यानी उसके बाद अफगानों का धीरे धीरे पदानुक्रम, संख्या दोनों बढ़ रहा है। तो अगर अफगानों का पदानुक्रम भी बढ़ रहा है, महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त कर रहे हैं, उनकी संख्या भी बढ़ रही है,
अफगानों की, तो स्वाभाविक है आगे चल के अफगान मजबूत स्थिति में होंगे और जब उनके सत्ता पर अधिकार करने की परिस्थितियां बनेंगी तो वो सत्ता पर अधिकार भी करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 3 वंश शासक आए लोदी वंश के अंतर्गत। पहले बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी, तीसरे इब्राहिम लोदी। ठीक, बहलोल लोदी का टाइम पीरियड 1451 1451 टू 1489। सिकंदर लोदी का 1489 टू 1517। इब्राहिम का 1517 से 1526। ठीक है, अब अगर इन तीनों लोदी सुल्तानों में कार्य की दृष्टि से महानता देखी जाए तो सिकंदर सबसे ज्यादा योग्य सुल्तान था और इसके समय कार्य भी बहुत हुए। ठीक है, इसकी समानता फिरोज शाह तुगलक से की जाती, हर चीज लगभग सेम है, लेकिन जब सैनिक विजय की बात आती है तो ये फिरोज पर 20 पड़ता है। तो हम लोग आज बात सबसे पहले बहलोल लोदी से स्टार्ट करते हैं। बहलोल लोदी सल्तनत में सबसे लंबा शासन, बहलोल लोदी का था, यानी सबसे लंबा शासन करने वाला सल्तनत कालीन का शासक, सल्तनत काल का शासक बहलोल लोदी। जब मुगल साम्राज्य की बात होती है तो वहां औरंगजेब, ठीक है, अकबर और औरंगजेब में 2 ही 3 महीने का अंतर है। ठीक है, सबसे लंबा शासन, पहली चीज। दूसरा, इसने जौनपुर को विजय किया। एक महत्वपूर्ण विजय थी जौनपुर में शासन किसका? भाई फिरोज के बाद जौनपुर स्वतंत्र हो गया, लगभग 100-150 साल तक स्वतंत्र रहा। जौनपुर में शर्की वंश, इसका पूर्व का सिराज भी कहते हैं। शर्की वंश के समय जौनपुर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता था। ठीक है, देखिए बहलोल की जब बात आती है, उपाधि क्या थी इनकी? उपाधि थी गाजी। सामान्यतः गाजी की उपाधि वह व्यक्ति धारण करते हैं जिन्होंने 10,000 काफिरों की हत्या की हो। तो हो सकता है इसने 10,000 काफिरों की हत्या की हो, इसलिए इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। प्रारंभ में जब शासन पर बैठते हैं तो उस समय अफगानों की संख्या कम थी, इसलिए इन्होंने अपने क्षेत्र से अफगानों का आह्वान किया कि तुम यहां आओ, अपनी गरीबी वहां छोड़ो, यहां आओ, समृद्धि को प्राप्त करो और हम सभी मिलकर के एक साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो उस समय के फारसी इतिहासकार जो हैं वो कहते हैं कि अफगानों का दल जो था वो चींटियों और टिड्डियों के दल की तरह भारत की तरफ पलायन करता है, यानी बहुत ज्यादा संख्या में अफगान भारत आए। ठीक है, ये चीज आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देखते हैं बहलोल लोदी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। कैसे? देखिए हुआ क्या था। अलाउद्दीन आलम शाह आलम जो सैयद वंश के अंतिम शासक थे, उनके वजीर साहब ने यहां अधिकार कर लिया। उन्होंने बहलोल से सहायता मांगी, बहलोल आए
उनके वजीर को पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो सबसे पहले उसका राज्याभिषेक हो गया। ठीक, फिर उसने एक प्रार्थना पत्र लिखा अलाउद्दीन आलम साहब को कि मैं चूंकि आपके पिताजी का मातहत कर्मचारी रह चुका हूं, आप उनके पुत्र हैं, इसलिए मैं आप भी खुतबा में आपके ही नाम का अनुकरण कर रहा हूं, आपको ही मैं शासक मान रहा हूं, अच्छा होगा कि आप यहां आकर के राजगद्दी संभालें। तो अलाउद्दीन आलम साहब हो सकता है डर गया हो या कोई और बात रहा हो, उसने ये कहा नहीं नहीं नहीं, चूंकि मेरे पिता ने आपको भी अपना पुत्र कहा है, इसलिए आप मेरे बड़े भाई के समान हैं, तो सत्ता का उपभोग आप ही मेरे बड़े भाई की हैसियत से कीजिए। अब तो बात हो ही गई थी और अंततः जैसे उसका राज्य वो मिला, इन्होंने दूसरी बार राज्याभिषेक किया। ठीक, 2 बार इन्होंने अपने अमीरों के साथ समानता का व्यवहार, कभी भी स्वयं को सुल्तान नहीं कहा बल्कि सरदारों का सरदार कहा। सरदारों का सरदार, स्वयं को सरदारों का सरदार कहते थे। मसनद ए आली, ठीक, अपने इन अमीरों को मसनद ए आली या मेरे पुत्र पुकारता था। ठीक है, मसनद ए आली या मेरे पुत्र पुकारता था। दूसरी चीज, कभी भी बहलोल लोदी ने स्वयं के घोड़े की सवारी नहीं की, स्वयं के घर का खाना नहीं खाया। करता क्या था? प्रतिदिन घोड़ा और खाना किसी न किसी अमीर के यहां से आता था। यानी प्रत्येक दिन का भोजन और इसके सवारी के लिए घोड़ा कोई न कोई अमीर भेजता था। इसने इसके लिए क्या किया? निकाल दे रहे हैं। इन्होंने इसके लिए क्या किया? एक संगठित गुप्तचर व्यवस्था का गठन किया। कहते हैं प्रत्येक अमीर के घर में बहलोल के द्वारा नियुक्त गुप्तचर रहते थे और उन गुप्तचरों का काम क्या था कि छोटी सी छोटी बात भी बहलोल को बताएं। कहते हैं बहलोल ने आपसी एकता की बात की। भाई अफगान स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ज्यादा स्वतंत्रता की तरफ होते हैं, तो जब वो बहुत ज्यादा स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं तो उन पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन होता है। तो बहलोल ने क्या किया कि उनके मन में, अफगान सरदारों के मन में एक ऐसी बात दिमाग में घर कर जाए कि उन्हें ऐसा लगे कि सुल्तान को हमारे आपस की बात भी पता चल जाती है। तो उसने ऐसी महिला पुरुष हर प्रकार के गुप्तचर रखे उन्हीं अमीरों के घर में, उनकी नियुक्ति कर दी। उन सभी गुप्तचरों का काम क्या था? भाई नौकर काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, यही सब काम है, लेकिन है क्या? बहलोल के गुप्तचर। तो उनके पति पत्नी के बीच की क्या बात हुई है ये भी पूरा बताते थे बहलोल। तो एक अमीरों में धारणा घर कर गई कि सुल्तान को सूचनाएं तो भूतों और प्रेतों से मिलती हैं। एक ये बात आ गई। तो जब सुल्तान को सूचनाएं भूत प्रेतों से मिलती हैं, ये हमारे दिमाग में आ जाए या अमीरों के दिमाग में आ जाए, तो कोई भी अमीर सुल्तान के खिलाफ विद्रोह की बात नहीं सोचता है। ठीक है, तो ये चीजें आई। बहलोल की जब बात करते हैं तो इसका राजत्व, वह अफगान राजत्व यानी समानता की बात करता है।
बहलोल कभी भी इस राजत्व के अंतर्गत सिंहासन पर नहीं बैठा। उसने हमेशा अमीरों के साथ गद्दे पर ही बैठा है। कहते हैं गद्दा बिछा दिया जाता था, उस पे गोल वाले तकिए रख दिए जाते थे और उसी पे मंत्रणा होती थी। सब जमीन में ही बराबर स्थान पर बैठते थे, किसी के लिए कोई सिंहासन नहीं था। एक समानता का भाव इसने लेकर के आया। ठीक, और अंततः मृत्यु से पहले इसने अपने पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी बनाया, घोषित किया। ठीक, मृत्यु हुई और निजाम खां शासक बने। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग निजाम खां की। दूसरा शासक सिकंदर शाह लोदी 1489 to 1570। ठीक, मूल नाम इसका निजाम खां। ठीक, उपनाम जो इसने स्वयं रखा गुलरुखी, वह साहित्यिक नाम है जी। सिकंदर लोदी भी कविताओं की रचना करता था और जो कविताएं लिखता था वह इसी नाम से। यानी गुलरुखी के नाम से यह कविताएं लिखता था। ठीक, दूसरा देखिए, इसकी मां भी हिंदू कन्या थी और वो भी जात की सुनार। अब समस्या ये है कि जब हम लोग शासन की बात देखते हैं तो लोदियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे योग्य सुल्तान सिकंदर ही दिखता है। ठीक है, तो अब उसमें हम लोग इनके कार्य देखें सिकंदर के। ठीक, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार इसी ने किया। यानी दिल्ली सल्तनत का जो वैभव खत्म हो गया था, उस वैभव की पुनः स्थापना इसने कर दी। दूसरा, पुनः अफगान राजत्व और तुर्की राजत्व का मिश्रण लागू किया। क्या इसने जो पिताजी की उम्र के थे, जिन्होंने इसको खिलाया रहा होगा, उनके प्रति इसने सम्मान का भाव रखा। जो इसके हम उम्र थे या 1-2-4 साल बड़े थे, उनके साथ समानता के साथ साथ थोड़ी बहुत कठोरता रखी, और जो इससे कम थे उम्र में, छोटे थे या बाद में थे, उन पर पूर्णतः तुर्की राजत्व लागू किया। इसको इतना घमंड था अपने अमीरों पर कि यह कहता है कि यदि मैं अपने किसी दास को पालकी में बैठा करके कोई फरमान से भेज दें और आदेशित कर दें, तो मेरे अमीर अपनी राजधानी से 2 मील बाहर आकर के घुटनों के बल बैठकर मेरे दास का स्वागत करेंगे। तो एक अलग बात है, राजत्व है, ठीक है, ये सब चीजें थी। चलिए दूसरा देखते हैं। इनके आर्थिक सुधार देखें। ठीक, आर्थिक सुधार में देखते हैं
सबसे पहले इसने एक काम किया, भूमि माप के लिए माप है गज ए सिकंदरी, इसका प्रचलन किया जो 39 अंगुल का होता था, गज ए सिकंदरी। यानी सिकंदर लोदी के समय राजस्व वसूली भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार होता था। यानी भूमि, कितनी भूमि पर खेती की गई है, जितनी भूमि पर खेती की गई हो उतने पर ही व्यक्ति को राजस्व देना होगा। जिन भूमियों पर खेती नहीं की गई उन पर राजस्व नहीं लिया जाएगा। और यह गजे सिकंदरी 1586 तक चलती रही प्रचलन में, क्योंकि 1586 में गज ए इलाही का प्रचलन हो गया जो 41 अंगुल का होता था। गज ए इलाही का प्रचलन अकबर द्वारा किया गया। ठीक, तो ये चीज आ गई। दूसरी, लेखा परीक्षा प्रणाली। की शुरुआत की, अर्थात राज्य के हिसाब किताब को ध्यान में रखकर या उसके ब्यौरा को ध्यान में रख करके उसकी जांच के लिए लेखा प्रणाली की शुरुआत की। यानी कितना खर्चा हो रहा है, कितनी आय हो रहा है, क्या चीजें कैसे हैं, इस सब से। ठीक, खाद्यान्नों पर से चुंगी एवं जकात ये कर हटा लिए। ठीक, इसने ही तांबे का टंका चलाया था। हम लोगों ने बात टंकी की थी इल्तुतमिश के समय में। उस समय देखते हैं टंका और जीतल, दो मुद्राएं अरबी जो थी, शुद्ध अरबी, वो इल्तुतमिश ने चलाया। उन दोनों सिक्कों में स्थिति क्या थी कि जो टंका था वो चांदी का होता था, जीतल तांबे का था। ठीक है, यहां इन्होंने क्या किया, टंका ही तांबे का चला दिया। नहीं, अब जो टंका है उसका मूल्य उस पुराने वाले टंके से कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी धार्मिक नीति देखा जाए, जब धार्मिक नीति की बात हम करते हैं सिकंदर लोदी, तो उस धार्मिक नीति पे हम ये देखते हैं कि सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक दोनों में काफी ज्यादा समानता है। दोनों में समानता क्यों थी? क्योंकि दोनों की माताएं हिंदू थी और इस बात को लेकर के दोनों के ऊपर मौलवी और मौलानाओं ने उंगली भी उठाई कि चूंकि माताएं हिंदू रही हैं तो इन पे हिंदू धर्म का प्रभाव होगा, इसलिए शासक बनने के बाद ये इस्लाम का सही से अनुकरण नहीं कर सकते। इसीलिए इनकी धार्मिक नीति कट्टरता की रही है, स्वयं को पक्का मुसलमान प्रूफ करने की रही। जबकि जिसके मम्मी पापा दोनों हिंदू मुस्लिम होते थे वो अपने आप को पक्का मुसलमान नहीं प्रूफ करते थे, लेकिन जिन्होंने स्वयं को पक्का मुसलमान प्रूफ करने के लिए धर्मांतता की नीति अपना ली। ठीक है, तो जब हम अगर खाली तुलना देख लें कि दोनों में समानता क्या थी तो उससे काफी चीजें मिल जाएंगी कि इनका धार्मिक नीति क्या रही होगी। पहला, दोनों यहां कौन कौन धार्मिक नीति में, सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक, दोनों की माताएं हिंदू थी। ठीक, पहली चीज, दोनों की माताएं हिंदू थी। इन दोनों ने अपने राज्य को इस्लामिक घोषित किया।
यानी शासन किसके अनुसार चलाएंगे? शरीयत के अकॉर्डिंग शासन चलाया, ठीक। यानी इस्लामिक नियम कायदे ही राज्य में प्रचलन में रहेंगे, अन्य कोई कानून राज्य का इसमें नहीं है, ठीक है। दोनों बंगाल को विजित नहीं कर पाए, दोनों ने ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किए। ठीक, इन्होंने ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया था। वहां पर जो मूर्तियां थी उनको तोड़ लाए थे, उठा लाए थे, उनके टुकड़े किए, फिर उनके जो पत्थर थे मूर्तियों के उसे कसाईयों को दे दिया था मांस तोलने के लिए। तो ये सब अपने आप को प्रूफ करना नहीं, हम पक्के मुसलमान हैं, तो ये प्रूफ करने के लिए ऐसे सब इन्होंने काम, बेवकूफी वाले काम कर रहे थे ये, ठीक। दोनों ने धर्मांतरण करवाया, ठीक। दोनों ने मुस्लिम महिलाओं के को पीरों की मजार पर जाने से रोका। कहते थे मुस्लिम महिलाएं हैं, पीरों की मजार पर न जाएं, ठीक है, रोक लगा दी दोनों की। दोनों ने शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, अनुवाद विभाग की स्थापना की, देखिए दोनों के काम क्या क्या हैं। मुस्लिम लड़कियों की विवाह हेतु अनुदान दिए, ब्राह्मणों को जिंदा जलाया। दोनों ने एक एक ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया था, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें समानता की हैं, सिवाय एक चीज की, सिकंदर लोदी एक विजेता था लेकिन फिरोज शाह विजेता नहीं था। दोनों में सिर्फ यही एक अंतर है, ठीक है, कि सिकंदर लोदी युद्ध के मैदान में भी उत्कृष्ट है, लेकिन फिरोज शाह में सारी कुछ सिकंदर से समानता होते हुए भी युद्ध के मैदान में वह उत्कृष्ट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। देखिए संगीत पर इसने एक रचना लिखी, लज्जत-ए सिकंदर शाही। कहते हैं ये रचना जो है इनके वजीर मियां भुआ ने किया था, लेकिन चूंकि इसमें सब कुछ यही नहीं का था इसलिए ये हो गया। दूसरा, अनुवाद विभाग ने अनेक संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद किया, जिसमें तिब्बे सिकंदर शाही प्रमुख है। कहते हैं ये आयुर्वेद की किसी दुर्लभ पुस्तक का, चिकित्सा से संबंधित उसका अनुवाद है ये, ठीक है। बहुत से औषधि वाले पौधे होते हैं उनका इसमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। दूसरा, इसने शीतला माता की पूजा बंद करवा दी थी, इस पर रोक लगा दी इसने। ये शीतला माता कौन है? चेचक की देवी,
जैसे कुछ समय एक महामारी के रूप में फैलता था। तो चूंकि शीतला माता का संबंध हिंदू धर्म से, इसलिए इसने उनकी पूजा पर रोक लगा दी। कहा यह पूजा नहीं हो सकता क्योंकि हिंदुओं की देवी है, इससे इस्लाम प्रभावित होगा, इस्लाम के नीति नियम कायदे प्रभावित होंगे, इसलिए पूजा बंद करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526, 1572। लोदी वंश का अंतिम शासक। लोदी वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, देखिए इसके विषय में बहुत सी चीजें हैं। जब ये गद्दी पर बैठा तो इसके अमीरों ने इस पर दबाव डलवा के साम्राज्य का विभाजन करवाया और जौनपुर का साम्राज्य इसके भाई जलाल खां को सौंप दिया। कहते हैं प्रारंभ में तो इसने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन जब उसने को लगा कि इससे तो साम्राज्य का विभाजन हो जाएगा, साम्राज्य कमजोर हो जाएगा, तो उसने इस पे अस्वीकृत कर दी और उसने आक्रमण किया, इन्हें पराजित किया और बाद में हत्या हो गई। ठीक, तो यानी इसने अपने भाई के खिलाफ युद्ध करके अपने साम्राज्य के विखंडन को रोक लिया। तो ये तो कोई नई बात नहीं थी, इससे पहले भी भाइयों की खूब हत्याएं हुई इस्लाम में। भाइयों की हत्याएं हुई, भौजियों से शादी हुई, चाचियों से शादी हुई, चाचाओं से शादी हुई, तो बड़े रिश्ते चले हैं। रिश्ते तो बात ही मत करो। जब हम सल्तनत और मुगल काल पढ़ते हैं तो वहां रिश्ते घमंजे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कौन किसकी बीवी है, कौन किसकी बहन। तो देखिए दूसरा, इसके खिलाफ अमीरों ने विद्रोह किया, उसे इसने दबा दिया। लेकिन इस युद्ध में कहते हैं इसके जो कुशल योद्धा थे वो मारे गए। एक समस्या यहां यही थी जिसकी वजह से इसकी सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। इसने पूर्णतः तुर्की राजत्व का पालन किया। ठीक है, और इस पालन के क्रम में इसने कहा कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। यही बात समस्या हो गई। 1519 में घटौली के युद्ध में राणा सांगा से पराजित हुआ और सांगा ने धौलपुर तक के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ठीक, अंततः आलम खां लोदी, दौलत खां लोदी, सांगा, राणा सांगा, बाबर के अनुसार राणा सांगा ने, इन लोगों ने काबुल के शासक बाबर को आमंत्रित किया और पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इसकी पराजय होती है। इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का इकलौता शासक है जो युद्ध क्षेत्र में
वीरगति को प्राप्त होता है। इकलौता शासक सल्तनत काल का जो युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है और कोई युद्ध क्षेत्र में नहीं मरा। यानी योग्यता और साहस इसमें कूट कूट कर भरी थी। योग्यता सिर्फ इस बात की नहीं थी कि अपने अमीरों को कैसे नियंत्रण में और अपने अधीन विश्वासपात्र मित्र की तरह रखा जाए, सिर्फ इस बात की योग्यता की कमी थी। और इसी योग्यता की कमी ने इब्राहिम लोदी को बाबर के खिलाफ असफलता नहीं मृत्यु का भी स्वाद चखाया। ठीक, तो ये लोदी वंश। हाँ, कुछ चीजें और हैं इसमें ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी के समय बहुत सी चीजें छूट जाती हैं। सिकंदर के समय भाई, सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की, पहला। ठीक, सिकंदर के समय ही 1498 में वास्को डिगामा भारत में आया। ठीक, सिकंदर ने 1506 में आगरा को राजधानी बनाई। इसी के बाद आगरा महत्वपूर्ण हो गई। मुगलों के समय तो आगरा काफी महत्वपूर्ण, दिल्ली और आगरा, दिल्ली आगरा यही राजधानियां रहती थी। ठीक, सिकंदर के समय ही भारतीय कृषि में बहुत सी नई फसलों का प्रवेश हुआ, जैसे आलू, मक्का, तंबाकू इत्यादि, और भी बहुत सी चीजें हैं। ठीक, क्या इन फसलों का प्रवेश सिकंदर के समय ही भारत में होता है, पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए। ठीक, तो ये कुछ चीज और थी, और जो चीज होगी हम लोग बाद में रहेंगे भाई, वैसे होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो लोदी वंश हम यहीं खत्म करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले भाई मुगल आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग पानीपत युद्ध की बात करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग मुगलों को अलग पढ़ें और द्वितीय अफगान साम्राज्य इसके साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो द्वितीय अफगान साम्राज्य, द्वितीय अफगान साम्राज्य 1540 से 1556, 55 ही है लेकिन 56 हिमों को भी उसी में ऐड कर लिया जाए। ठीक है, द्वितीय अफगान साम्राज्य। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो प्रमुख शासक हैं उनमें सबसे प्रमुख शेर शाह शूर। ठीक है, शेर शाह के बाद इस्लाम शाह शूर, और इस्लाम शाह के बाद साम्राज्य का विखंडन हुआ और 3 शासक 3 जगहों पर, आदिल शाह, इब्राहिम शाह और सिकंदर शाह। ये टाइम है। ठीक है, इन्हीं के बाद हेमू शासक बना, अंतिम विक्रमादित्य। ठीक, इसमें जो प्रमुख है वो है शेरशाह सूर, क्योंकि इन्हें ही हम अकबर का पूर्वगामी मानते हैं, क्योंकि शेरशाह सूरी के जो कार्य थे अकबर के द्वारा उन्हीं कार्यों को नए ढंग से लागू किया गया या आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शेरशाह सूर कैसे आए
क्या नाम था, कैसे संघर्ष किया। क्योंकि शेरशाह सूरी के विषय में इतिहासकार ये कहते हैं कि यदि इसकी असमय मृत्यु नहीं होती तो शायद भारत में मुगल वंश कभी नहीं आता। लेकिन कालिंजर विजय के दौरान तोप का एक गोला बगल में ही फट जाने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनमें करते हैं। मूल नाम या बचपन का नाम इनका था फरीद। शेर खां जो था वो लोहानी सरदार या शेर मारने के उपलक्ष्य में इन्हें दिया गया। ठीक है, देखिए शेरशाह सुल्तान ए आदिल, शेरशाह सुल्तान ए आदिल ये राज्याभिषेक के अवसर पर स्वयं उपाधि दी। शेरशाह सुल्तान ए आदिल राज्याभिषेक के अवसर पर स्वयं उपाधि ग्रहण किया। ठीक, दूसरा देखिए शेर खां, शेरशाह शेर खां बहादुर खान लोहानी के द्वारा दिया गया। लोहानी के द्वारा शेर मारने के उपलक्ष्य में शेरशाह चौसा युद्ध में विजय के पश्चात धारण किया। हैदर द्वितीय सेकंड, अब्बास खां शेरवानी, इसने कहा है हैदर द्वितीय। ठीक है, चालाक अफगान, बाबर ने कहा है। तो ये इनके कुछ उपाधि या नाम है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर उस समय के अकॉर्डिंग इन्हें दिया गया। ठीक है, अकबर का अग्रगामी और पथ प्रदर्शक भी इन्हें कहते हैं। सॉरी, पूर्वगामी नहीं, अग्रगामी हुआ। अग्रगामी पहले, हाँ अग्रगामी, पूर्वगामी तो बाद में। ठीक है, कहा जाता है। देखिए इनके शासन की बात करें, मात्र 5 साल शासन किया बंदे ने, और इन 5 वर्षों में एक काफी विस्तृत क्षेत्र इसने विजय कर लिया। अब अगर हम बचपन की बात करें तो ये स्थिति ये थी कि बचपन में इनकी माता का डेथ हो गया। इनकी सौतेली माता थी, सौतेली में बहुत ज्यादा प्यार वार नहीं करती थी, बड़ा शोषण वोषण करती थी, इसलिए पिताजी भी नहीं बात करते थे। भाग कर आ गया पूर्व के सिराज यानी जौनपुर, यहीं पर इसने संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की। यहाँ से 21 वर्ष की उम्र में अपने पिता की जागीर की देखभाल के लिए पहुंचा सासाराम। वहां पर भी समस्या हो गई, सौतेली माँ का बेटा बड़ा हो रहा था, तो अब भी संपत्ति का विभाजन होना चाहिए। तो हुआ क्या, जब इनके पिताजी मरने लगे तो उन्होंने अपनी जागीर के 2 हिस्से किए और दोनों बच्चों को बांट दिया। शेरशाह को ये बात नागवार गुजरी, वह पिता की जागीर स्वयं प्राप्त करने के लिए इब्राहिम लोदी के पास आया। इब्राहिम लोदी ने उस जागीर को इसे नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि वह पुत्र कदापि अच्छा नहीं हो सकता जो अपने पिता की बुराई करता हो। ये बात आ गई। लेकिन बाद में इब्राहिम लोदी ने स्वयं बुला करके इसे इसके पिता की घटौली युद्ध के बाद इसे इसकी पिता की संपूर्ण जागीर का मालिक घोषित कर दिया। जब पिता की जागीर मिल गई इनको, तो वहां पर इसने कई आधुनिक प्रयोग किए, राई की घोषणा की, पट्टा एवं कबूलियत इसका प्रचलन किया, यानी किसानों की भूमि अब किसकी बन गई, किसानों की। एक वो रैयत वाली व्यवस्था, राई मूल्य निर्धारण किया, वस्तुओं का फसलों का मूल्य निर्धारण किया, रैयत वाली व्यवस्था लागू की और उसके अनुसार राजस्व का वसूल शुरू किया। अब उस राजस्व वसूली में भी जो था, जैसे बाद में भी इसी प्रयोग को उसने संपूर्ण भारत में भी लागू किया, अब इस राजस्व में भी
उसने 33% उत्पादन का ये दिया। अब इन 33% के अतिरिक्त उसने क्या किया, कुछ और कर, जरीबाना और महासिलाना, आपदा कर, ये भी 2.5% उसने अलग से लिए। ठीक, 2.5%। अब जरीबाना भूमि सर्वेक्षण शुल्क था, यह उत्पादन का 2.5%। महाशिलाना संग्रह शुल्क, राजस्व संग्रह शुल्क, संग्रह शुल्क था, यह भी उत्पादन का 2.5%। आपदा कर, यह अनाज के रूप में लिया गया, रूप में, और ये किसानों के ऊपर ही व्यय होता, लेकिन ये जमा करना होता था, ये भी 2.5%। ठीक, इसके अतिरिक्त उसने और कई अशुआब वसूले, लेकिन वह अपने अधिकारियों से कहता था कि राजस्व के निर्धारण में ढिलाई बरतो। राजस्व निर्धारण में ढिलाई होनी चाहिए। उस समय आप जब निर्धारण कर रहे हो तो बहुत ज्यादा कठोरता नहीं इतने होगा, नहीं, थोड़ा सा कम भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजस्व वसूली में कठोरता होनी चाहिए। भाई हम जब किसान की इच्छा के अनुसार राजस्व का निर्धारण करते हैं कोई दिक्कत तो होगी नहीं, लेकिन वसूली जब किसान की इच्छा के अनुसार है, किसान ने निर्धारण के समय जब उस पर सहमति व्यक्त कर दी थी, तो फिर वसूली में उसे दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये चीजें थी। ठीक है, गजे सिकंदरी इनके समय भी भूमि माप की इकाई रही, गजे सिकंदरी ही नापा जाता था भूमि। ठीक है, और उसके लिए अलग से पैसे इत्यादि भी लिए जाते थे। तो ये चीजें उनके भू राजस्व में देखिए स्थिति हो। चंदेरी के युद्ध में चंदेरी का युद्ध 26, 27, 28, 1528। ठीक, मेदिनी राय वर्सेस बाबर के बीच लड़ा गया। मेदिनी राय और बाबर के मध्य लड़ा गया था, और इस युद्ध में सॉरी इस युद्ध में शेर शाह बाबर की तरफ से लड़ा था। ठीक, इसी युद्ध में शेर शाह ने कहा कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। सोचिए 1528 की बात हो रही हो, 1540, यानी कितना पहले इसने योजना बना ली थी मुगलों को भारत से बाहर निकालने की। 1528 में युद्ध से पूर्व यह कह रहा है कि यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को भारत से बाहर निकाल दूंगा। मुगलों का इस देश पर शासन केवल अफगानों की फूट के कारण हुआ है। ये बात है सामने। ठीक, युद्ध खत्म हो गया। युद्ध में मेदिनी राय की पराजय हुई। पराजय के बाद बाबर ने आदेश दिया। इसी समय बाबर ने शेरशाह को चालाक लोमड़ी
या चालाक अफगान की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा कि इसे पकड़ो, इस चालाक अफगान को पकड़ लो, क्योंकि मुझे इसके मुख पर बादशाहत के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। कितने दूरदर्शी होते थे, क्या काम मुंह पे देख लेते थे, पता नहीं चलता था। ठीक, फिर भागकर शेरशाह बाबर के शिविर से भाग करके पुनः बंगाल आता है। इसे यह लग गया कि बाबर के साथ रहकर हम मुगल युद्ध प्रणाली तो सीख लेंगे, लेकिन वहां अपने जीवन का कोई गारंटी नहीं है, कब पकड़ के मृत्यु को हम प्राप्त हो जाए। इसलिए इसने सोचा बिहार और बंगाल में ही रह करके क्यों ना अपनी शक्ति का सृजन किया जाए, मौका भी मिलेगा, बंगाल के शासक की मृत्यु भी होगी। तो उसने उसके लिए क्या किया, वैवाहिक संबंध, कुछ तो पार्टी रही होगी, महिलाओं को भी बहुत प्रभावित करता था बंदा। ठीक, इसने 3 महिलाओं से विवाह किया। ठीक है, पहली लाड मलिका, दूसरी गौहर गोसाई, और तीसरी बीबी फतेह मलका, ये 3 स्त्रियां। ठीक, इस लाड मलिका से उसे चुनार का किला मिला। लाड मलिका के पहले पति चुनार किले के किलेदार थे। पहले पति की डेथ हो गई, तो भाई अब किलेदार कौन, किला किसके नियंत्रण में, पति के पत्नी के नियंत्रण में। शेरशाह ने सोचा कि अगर इसकी पत्नी को ही पटा लिया जाए और उससे निकाह कर लें तो पत्नी की संपत्ति पति की हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले उसने लाड मलिका से प्रेम का नाटक किया, उससे विवाह किया, और लाड मलिका की संपत्ति चुनार का किला, जिसे पूर्व में प्रवेश द्वार भी कहते थे, पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहते थे, वो शेरशाह के हाथ में। पहला। दूसरा, गौहर गोसाई से विवाह किया। गौहर गोसाई भी एक अमीर की पत्नी थी, काफी अमीर, संपत्ति अच्छी खासी रखी थी। तो वही सत्ता प्राप्त करने के लिए, अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ाने के लिए जरूरी क्या है, अपने पास पूंजी का होना। तो इसने दूसरा विवाह गौहर गोसाई से कर लिया। तो गौहर गोसाई से कुछ छोटे किले भी मिले और अच्छी खासी संपत्ति भी मिल गई। तीसरा विवाह फतेह मलका से किया, बीबी फतेह मलका से। यह बहुत बड़ी धनाढ्य व्यापारी पत्नी थी। और जैसे ही बीबी फतेह मलिका से हुआ, बीबी फतेह मलका ने अपनी संपूर्ण संपत्ति का मालिक घोषित कर दिया इसे, शेरशाह को। ऐसी क्या बात थी शेरशाह में, 3 महिलाएं एक साथ रहने के राजी हैं, शेरशाह को अपना सब कुछ दे देने को तैयार हैं। कुछ न कुछ तो उसमें क्वालिटी रही होगी, तभी भाई ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो इन महिलाओं की वजह से बिहार में और जो कुछ यूपी का क्षेत्र है, इसमें शेरशाह एक मजबूत स्थिति में आता है। ठीक है, इसी समय बंगाल के शासक की मृत्यु हो गई और बंगाल के शासक की पत्नी दुदू नाम थोड़ा सा अटपटा है, दुदू, इन्होंने पुनः शेरशाह को बुलाकर अपने पुत्र जलाल का संरक्षक घोषित कर दिया। ठीक, अब जब शेरशाह को जलाल का संरक्षक घोषित कर दिया, तो यानी बंगाल में भी शेरशाह एक मजबूत स्थिति में है। तो अगर बंगाल में भी शेरशाह मजबूत स्थिति में है, तो अब उसे तो भाई बिहार और बंगाल में कोई ऐसा अफगान नहीं जो चुनौती दे सके।
और जब कोई अफगान नहीं जो चुनौती दे सके तो क्या होगा, दूसरे अफगान अब शेरशाह के चतुर्दिक इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। होता भी यहां ऐसे ही है, क्योंकि 1930 के बाद हुमायूं जब शासन में आते हैं, भाई बाबर तो प्रारंभ 4 साल शासन ही मिला और उन 4 साल में 4 युद्ध लड़े और जीते, अफगानों की कमर तोड़ दी 2-2 युद्ध में। अब समय चाहिए था अफगानों को एकजुट होने के लिए, एकजुट करने के लिए, लेकिन यह टाइम ऐसा था हुमायूं के समय कि 2-2 अफगान नेता मजबूत स्थिति में थे। अफगान अब ये डिसाइड नहीं कर पाते थे हम जाएं तो किसके साथ जाएं, कौन मुगलों को भारत से खदेड़ सकता है, अपनी स्थिति मजबूत करनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। (1530) में हुमायूं शासक बना। ठीक, जब हुमायूं शासक बनते हैं तो इस समय 2 अफगान थे, बहादुर शाह और दूसरी तरफ शेर शाह। बहादुर शाह गुजरात के शासक और शेर शाह बिहार। क्योंकि इस समय अगर दोनों की तुलना की जाए तो बहादुर शाह ज्यादा मजबूत स्थिति में है, इसलिए अफगान बहादुर शाह के पास एकत्र होते हैं। लेकिन 1537 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है पुर्तगालियों से, जिसमें समुद्र में डूबकर इनकी मृत्यु हो गई। अब इसी समय तक शेरशाह ने भी संपूर्ण बंगाल पर अधिकार कर लिया और स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया। प्रेम में बड़ी ताकत होती है। यदि आपको प्रेम करना अच्छे से आता है तो आप किसी भी साम्राज्य को तहस नहस कर सकते हैं। उस साम्राज्य की महिलाएं आपकी सहयोगी हो सकती हैं, अपने पति के खिलाफ, अपने पुत्र के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ। शेरशाह में वो क्वालिटी थी, इतना बड़ा प्रेम करने की क्षमता थी, तो भी स्वतंत्र शासक। अब हुमायूं के लिए जरूरी क्या था कि शेरशाह जैसे व्यक्ति को पराजित करना, और अंतिम अभियान इन्होंने शेरशाह के खिलाफ किया, क्योंकि बहादुर शाह के खिलाफ शेरशाह ने अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सहायता में भेजा था। क्योंकि 33 में हुमायूं ने जब बंगाल बिहार पर आक्रमण किया, चुनार का घेरा डाला, तो उसमें शेरशाह जानते थे कि हुमायूं के खिलाफ इस समय उसकी स्थिति बहुत कमजोर है, तो उसने संधि का प्रस्ताव रखा, हुमायूं की अधीनता स्वीकार की, प्रतिवर्ष राजस्व भेजने की बात हुई, और साथ ही साथ 5000 घुड़सवारों के साथ अपने पुत्र कुतुब खां को गारंटी के तौर पर हुमायूं की सेना में थे। कुतुब खां से कहा भी जब तुम्हें कभी भी सूचना भेजें तो कोशिश करना किसी तरीके सेना से निकलकर मेरे पास पहुंच जाओ, ताकि हम मुगलों के खिलाफ एक नए युद्ध की तैयारी कर सके और युद्ध लड़ सके। तो ये सारी चीजें थी, बाद में ये सब चीजें हुई। कहते हैं जब हुमायूं बंगाल अभियान करता और ये होता है कि नहीं इस बार तो अब हुमायूं शेरशाह को खत्म ही कर देगा, तो शेरशाह ने बंगाल खाली कर दिया। कहते हैं बंगाल की राजधानी गौड़ में आग लगा दी, एकदम से पूरा जला दिया था और छोड़ दिया। हुमायूं जब वहां पहुंचते हैं तो बिना किसी प्रतिरोध के बंगाल पर अधिकार हो गया, राजधानी पर। वहां देखा कुछ है ही नहीं है, तो अब हुमायूं के लिए जरूरी क्या था, वहां पर एक व्यवस्था को बनाए रखने का, बनाने का। तो हुमायूं लगभग 6 महीने तक वहीं पड़ा रहे, गौड़ में ही। वहां पूरी व्यवस्था अच्छे से कर दी, लोग सब अच्छे से आ गए। जो जलाया वलाया गया था, जला वला था नहर शहर, वो सब सारी चीजें खत्म हो गई, लगी नहीं रहा था कि ये जला है। ये 6 महीने में शेरशाह ने किया, अपनी संपूर्ण संपत्ति प्लस परिवार, अजेय दुर्ग, रोहतासगढ़, गढ़ में सुरक्षित कर लिया।
ठीक। और जब हुमायूं जब वापस हुए तो उन्होंने ग्रैंड ट्रैंक रोड न पकड़ करके, जिस रास्ते से गए थे वो न पकड़ करके, उन्होंने कहा गंगा का पूर्वी किनारा पकड़ें और उसी से हम दिल्ली पहुंच जाएं, बाद में यमुना हो जाती है पूर्वी किनारा पकड़ के। अब ये गंगा का किनारा पकड़ लेते हैं। शेर शाह ने चौसा नामक स्थान पर अपनी सेना सहित इकट्ठा हो गया, खड़ा हो गया। लेकिन सॉरी, इसे मिटा दूं उसके बाद। मान लो ये गंगा जी का किनारा है, तो यहां शेरशाह है। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर और करो भाई। यहां शेरशाह है, इधर से हुमायूं आ रहे थे। जब देखे शेरशाह है तो क्या करेंगे? अब इन्होंने कहा कि अब इधर से जाए थे तब तो नहीं मिला, अब इधर तो हमारा इंतजार कर रहा, तो लगे हाथ, अब दो हाथ हो ही जाए, युद्ध कर लेते हैं, पराजित कर ले, खत्म कर दे, फिर चले दिल्ली। तो इन्होंने नदी पार किया गंगा जी का, यहां अपना शिविर डाल दिया। चलो शिविर भी पड़ गया। जून का महीना, मई जून का जब शिविर पड़ा, अब जब शिविर डाल दिए तो युद्ध करने में तुमको क्या दिक्कत है भाई? आज शिविर डाले हो, कल युद्ध करो, थकान तो एक दिन में खत्म हो जाएगी, अच्छी नींद ले लेंगे सैनिक, थकान खत्म, अगले दिन युद्ध करो। लेकिन ये नहीं हुआ। कहते हैं यहां पर लगभग 1 माह तक एक दूसरे को देखने परंपरा ले, वही गाना, तनिक तू हमका देखो, तनिक हम तुमका देखी, एक दूसरे देखते रहे। शेरशाह इंतजार कर रहा था बरसात आने का। वो जानता था कि ये नीचे हैं, गंगा के नजदीक हैं, बरसात जब आएगा तो इनके शिविर में पानी घुसेगा, और जब इनका शिविर में पानी घुसेगा तो ये कहीं ऊपर जगह पे आएंगे, हमको मौका मिल जाएगा, तभी हम हमला कर देंगे। तो चलो, शेरशाह तो एक उद्देश्य, तुम किस उद्देश्य से ताकाताकी कर रहे थे? 1-1.5 महीने तक करते रहे। अचानक एक दिन रात में खूब मूसलाधार वर्षा हुई शाम से ही, और सुबह तक गंगा का पानी बढ़ा और इनके शिविर में आ गया। गंगा का ये क्षेत्र ये हो गया, चौड़ी हो गई गंगा। कहते हैं जब इनके शिविर में आ गया तो अब लोटा खरिया लेकर के ये ऊपर जाने लगे। सुबह का समय था, उसी समय शेरशाह ने आक्रमण किया। जब हाथ में तलवारें नहीं है तो युद्ध कहां से कर पाओगे? कहते हैं उस अव्यवस्थित रूप में एक भिस्ती की सहायता से किसी तरह हुमायूं अपनी जान बचाकर भाग पाए थे, और लगभग 3 महीने बाद तक बचे हुए सैनिक दिल्ली पहुंचे। ये हाल थी, यानी इतना गलत अभियान, कोई सिस्टम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, इतना अव्यवस्थित रूप से इन्होंने युद्ध किया। पहली विजय चौसा में शेरशाह को, चलो ये ठीक हो गया। फिर आए तो 1540 में शेरशाह ने अपना राज्याभिषेक कराया बंगाल में, तो सोचा सब कुछ ठीक है, अब बंगाल मेरा हो गया। लेकिन आगे बढ़ा, आप सोचा कि दिल्ली पर भी करें, तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इसमें यह पूछा जाता आगे पीछे कौन सा हुआ, तो पहले चौसा हुआ है, बाद में बिलग्राम हुआ है, ठीक है, आगे पीछे की जब बात आती है। इसमें भी ठीक वही वाली कंडीशन, क्या एक बार लात खाने से नहीं सीखे थे जो दोबारा लात खाने फिर तैयार हो, और फिर वही चीज हुई और फिर पराजित हुए। कहते हैं इसमें फिर पराजित हुए और अंततः भारत छोड़ने को मजबूर, और शेरशाह ने दिल्ली इत्यादि पर अधिकार कर लिया। द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना हो गई, ठीक है। बाद में उसने संपूर्ण राजस्थान विजय किया। राजा मालदेव, जिनके विषय में यह बात थी कि राजा मालदेव ने हुमायूं को बुलाया था और उसने कहा था कि शेरशाह के खिलाफ
राजपूत शक्ति हुमायूं की सहायता करेगी। लेकिन जब शेरशाह ने दबाव डाला राजा मालदेव पर, तो राजा मालदेव ने मना कर दिया, बंदी बनाने की बात आ गई। लेकिन जैसे ही हुमायूं तक ये बात पहुंची, हुमायूं वहां गए ही नहीं, अब भाग गए थे फारस। ठीक है, अब जब वहां भाग गए तो अब यहां पर शेरशाह भू राजस्व हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, शेरशाह ने रुपया चलाया, जो अभी भी रुपये हम लोग कहते हैं। ठीक है, 10 रुपया 20 रुपया, चांदी का रुपया चलाया था। ये चांदी का सिक्का था और ये सिक्का 1835 तक आधार बना रहा भारतीय वित्त प्रणाली का। सोचिए। ठीक, इसके अलावा इसने 167 ग्रेन का दीनार ये चलाया। ठीक, तांबे का दाम चलाया, यानी रुपया और दाम ये दोनों शब्द आज भी, कुछ लोग कहते हैं कितने दाम का है, तो दाम सिक्का होता था पहले, वही प्रचलन में है। जैसे प्रशासन में जब देखते हैं तो एक इकाई इसने चलाई सरकार की, यही सरकार आगे चल करके मंडल बना। यानी बहुत सी ऐसी चीजें शेरशाह के द्वारा जो चलाई गई वो आज भी जीवंत हैं। यानी एक ऐसा शासक जिसके कार्यों का अनुकरण हम आज भी करते हैं। बहुत सी शब्दावली है ऐसी, वो चीजें थी। इसके न्याय प्रणाली के विषय में यह कहा जाता है कि शेरशाह के काल में अब्बास खान सरवानी जो था, दीक्षित था इसका, ठीक है, हाथ धुलवाने वाले काम करते थे, उसने कहा है शेरशाह के शासन काल में यदि कोई बूढ़ी औरत भी सोने के जेवरों से बड़ी टोकरी लेकर के कहीं पर भी आ जा सकती थी, उसे थोड़ा सा भी भय महसूस नहीं होता। यानी न्याय, प्रशासन, डर लोगों में, एक ईमानदारी, ये सारी चीजें इसने ऐसी कर दी कि कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, देखिए इसमें कहते हैं इसके विषय में लगभग इसने 1700 सराएं बनवाई हर 4 मील पर, और इन सरायों में पद के अनुसार व्यवस्था मिलती थी। प्रत्येक सराय में हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। राजधानी में लंगर चलता था, यानी फ्री में भोजन, और इस लंगर में कोई भी भोजन प्राप्त कर सकता था। कहते दरबार में आया हुआ व्यक्ति, वो चाहे जैसा भी हो, उसे भोजन जरूर मिलता था। दरिद्र और अपाहिजों के लिए इसने एक रजिस्टर तैयार कराया और उनको, उसने दरिद्रों और अपाहिजों को इसने भत्ता दिया, यानी मासिक वेतन दिया, गुजारा भत्ता दिया। भाई कुछ नहीं कर सकते, जैसे आज सरकारें बहुत सी विधवा पेंशन योजना, नरेगा फ्री काम करो आओ, गल्ला कोटेज जो राशनिंग सिस्टम है, सब चीजें, तो वो उस समय ये कर रहा है कि ऐसे लोगों को दिया जाए जो कुछ कार्य करने में अक्षम हो। आज तो सरकार ऐसे लोगों को दे रही है जो सक्षम हैं, कार्य कर सकते हैं, अपनी जीविका चला सकते हैं। उनको सरकार इसलिए देती है ताकि वो भविष्य में कोई काम करने लायक रहे ही ना। चुनाव के समय दारू मुर्गा बांटो, वोट खट से लो। ठीक है, इसने बंगाल के सोनार गांव से, बंगाल के सोनार गांव से लाहौर तक एक सड़क बनवाई। प्राचीन काल की जब बात करें तो इसी सड़क को हम उत्तरापथ कहते हैं। ठीक है, यही सड़क जो थी बाद में जीटी रोड बना, ग्रांड ट्रंक रोड बना, इसको उसने सड़क ए आजम की संज्ञा दी।
यानी व्यापार में वृद्धि का भी उद्देश्य किया इसने। ठीक है, अपना एक मकबरा बनाया इसने सासाराम में। मकबरे की खासियत यह है कि मकबरे के चतुर्दिक पानी है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, एक तालाब के बीच में मकबरा बना हुआ है। ठीक है, दूसरा किला एक कुहना, किला एक कुहना का निर्माण कराया, एक किला। शेरगढ़ का किला इसका बनाया धौलपुर के आसपास राजस्थान में। ठीक है, इन सब का बनाया। शेरसुर नगर बसाया कन्नौज पे, शेरसुर कन्नौज जो था पहले, उस कन्नौज नगर को नष्ट करके शेरसुर नगर बसाया था। ठीक है, रोहतासगढ़ का किला, बहुत मजबूत किला है ये, इसका निर्माण कराया। शेरगढ़ का किला तो अब लगभग खंडहर हो चुका है, काफी खत्म है। ठीक है, ये चीजें की। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इसी के समकालीन थे, लेकिन इसके दरबारी नहीं। ध्यान रखिएगा, जायसी इनके समकालीन तो हैं लेकिन इनके दरबारी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं शेरशाह से, बहुत सी बात है इनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकी मृत्यु के बाद हम लोग नेक्स्ट शासक इस्लाम शाह। ठीक है, तो का नाम देखने भाई, शेरशाह ने कालिंजर दुर्ग, ये पूछा गया है, कालिंजर दुर्ग के विजय के समय तोप का गोला पास में फटने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। वो क्या, गोला जहां था रखा हुआ, तोप जहां रखा था वहीं और भी गोले रखे हुए थे, तो तोप दागे जा रहे थे, दीवार से गोले टकरा के वापस भी हो रहे थे। अचानक ये वहीं खड़े थे, एक गोला दागा गया, वो दीवार से टकराया और उन्हीं तोप के गोलों पर गिर पड़ा। जैसे गिरा वो दूसरे गोले भी फट गए। चूंकि बगल में ही खड़े थे शेरशाह, तो उसमें घायल हुए, लेकिन मृत्यु से पहले कालिंजर का दुर्ग जीत लिया गया था, यानी जीत भी मृत्यु के साथ हुई। ठीक है, तो ये इनके बाद अब जो शासक हैं वो है इस्लाम शाह सूर, कोई विशेष काम इन लोगों का नहीं है। इस्लाम शाह सूर 1545 से 1553। ठीक है, कहते हैं इन्हीं के विषय में कुछ बात कही जा सकती। पहला, इसने इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध करवाया। कालिंजर के शासक कीरत सिंह और उनके 70 साथियों को मृत्युदंड दे दिया था कि पापा की मृत्यु में कहीं इनका हाथ है, इसलिए इसने कालिंजर के शासक कीरत सिंह प्लस 70 मित्रों को मृत्युदंड दिया। ठीक है, 53 के बाद साम्राज्य विभाजित, 3 शासक, तीनों आपस में ही, और अंततः हुमायूं को विजय का मौका मिल जाता है और हुमायूं ने इन शासकों को पराजित करने के पश्चात, ठीक है, पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। कौन कौन से युद्ध हुए? मच्छीवाड़ा,
मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। ठीक है, दोनों 55 में ही, एक मई 1555 और दूसरा जून मई 1555, ये है जून 1555, ये दो युद्ध। तो आप हुमायूं के भी युद्धों का क्रम जो पूछते हैं उसमें क्या हुआ, देखो, चौसा का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद, ये सीरियल है, ये लगाने के लिए दे देता है कभी कभी। ठीक है, तो ये 4 युद्ध हुए और अंत में आदिल खां सूर का सेनापति हेमू 1556, आदिल खां सूर का सेनापति था। रेवाड़ी का बनिया था जो नमक का कारोबार करता था, नमक बेचता था। रेवाड़ी का बनिया, यानी रेवाड़ी कहां पड़ता है, हरियाणा में। ठीक है, उपनाम इसका बक्काल, नमक बेचने के कारण बक्काल नाम पड़ा, क्योंकि जो नमक के व्यापारी होते थे उन्हें बक्काल ही कहा जाता था, तो नमक बेचने के कारण बक्काल पड़ा। दूसरा, जब अपना राज्याभिषेक कराया तब इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह अंतिम विक्रमादित्य है, वह 14वां विक्रमादित्य। ठीक है, 14वां विक्रमादित्य। देखिए, अकबर ने द्वितीय पानीपत का युद्ध इसी से लड़ा था, जिसमें हेमू की पराजय हुई और बैरम खां के द्वारा हत्या कर दी गई। समस्या यह थी, जब हम भारतीय शासक और इस्लामिक शासकों में देखते हैं युद्ध, तो उसमें हमेशा एक ही चीज उल्लेख मिलता है, बहुत घमासान युद्ध चल रहा था। ऐसा घमासान की क्या बताएं, बहुत घमासान कि उसी समय अचानक एक सनसनाता हुआ तीर आता है और इसकी आंख में लगा। सुल्तान मूर्छित होकर के हाथी के हौदे से नीचे गिर पड़ा। सैनिकों ने हाथी का हौदा खाली देखा, वो हिम्मत हार गए और सेना भाग खड़ी हुई। भारतीय राजा पकड़ा गया। हर जगह यही है। अब हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमेशा सनसनाता हुआ तीर आंखियों में क्यों लगा है। अरे नाक, कान, पेट, मुंह कहूं तो और लग सकता है, लेकिन नहीं। इस्लामिक इतिहासकारों ने उस सनसनाते हुए तीर को आंख में ही घुसेड़ा है, कहीं और नहीं घुसेड़ सकते। अब क्या था, कैसे था, और हमेशा राजा मूर्छित होकर के, जैसे तीर आंख में लगा, राजा मूर्छित होकर के हाथी खौदन से नीचे गिरा, घोड़े से नहीं नीचे गिरा, हाथी खौदे से नीचे गिरा। यानी या तो दो चीज हो सकती है, या तो तीर आंख में नहीं कहीं और भी लगता होता, राजा मूर्छित हो जाता होगा, आंख में नहीं लगा रहा होगा, लेकिन हर बार अखियां घुसड़वा दिए तो अलग बात। दूसरा, या तो तुर्की तीरंदाज इतने अच्छे निशानची थे कि वो जहां चाहते थे तीर मारना वहीं लगता था। अगर आज होते वो तुर्की निशानची तो शायद सारे तीरंदाजी के मेडल उन्हीं तुर्की तीरंदाजों को ही मिलता। जो भी रहा हो, कुछ भी रहा हो, ठीक है। तो अफगान साम्राज्य की बात हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी हम लोगों की, वो मुगल साम्राज्य की बात होगी, ठीक है। कि मुगल साम्राज्य कहां से, बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।